नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। दोस्तों डेली थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सैद्धांतिक पेपर, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के बारे में। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। शैक्षिक मापन की अवधारणा। आज का हमारा टॉपिक क्या है। प्रथम शुरू करेंगे शैक्षिक मापन से और सबसे पहले जानेंगे शैक्षिक मापन की अवधारणा क्या है। अवधारणा मतलब उसकी भूमिका क्या होती है शैक्षिक मापन की। तो मापन क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। मापन का मतलब होता है किसी चीज़ को मापना। मापन मतलब किसी चीज़ को मापना। कैसे मापना? जैसे भोजपुरी में कहा जाता है मापन। मापन मतलब मापन। अगर आप किसी चीज़ को माप देंगे तो वो मापन हो जाएगा। यदि वही मापन आप शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो उसके कुछ आधार होंगे। तो कौन से आधार होंगे? योग्यताओं और विशेषताओं के आधार पर। अर्थात शैक्षिक मापन की क्या परिभाषा हो गई कि योग्यताओं और विशेषताओं के आधार पर किसी छात्र को गणितीय इकाइयों में निर्धारित अंकों को प्रदान करना ही शैक्षिक मापन कहलाता है। दोस्तों दोबारा देखते हैं। शिक्षा के अंतर्गत यदि छात्र की योग्यताओं एवं विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निर्धारित करते हैं वह शैक्षिक मापन कहलाता है। दोस्तों मापन था कि किसी चीज़ को मापना। अगर वही चीज़ शिक्षा के क्षेत्र में हो तो योग्यताओं और विशेषताओं के आधार पर उस व्यक्ति को यदि हम गणितीय अंक प्रदान करें अर्थात नंबर दें तो वही शैक्षिक मापन हो जाता है। सामान्यतया शैक्षिक मापन का तात्पर्य छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में लिया जाता है, परंतु वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले सभी मापन शैक्षिक मापन के अंतर्गत आते हैं। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना ही शैक्षिक मापन कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे पीयूष को जीव विज्ञान में 90 अंक मिले। जैसे पीयूष नाम का एक छात्र है जो जीव विज्ञान पढ़ता है, तो इससे हम नहीं जान पाएंगे कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है तो जीव विज्ञान को पढ़ने में वह कैसा है, प्रखर बुद्धि का है या निम्न बुद्धि का है। तो सबसे पहले उसका एक टेस्ट लेंगे, उसके बाद उसको अंक प्रदान करेंगे। उसी के आधार पर हम जानेंगे कि पीयूष जीव विज्ञान को पढ़ने में कैसा है। जैसे दूसरा है प्रेम की लंबाई 6 फुट 8 इंच है। जब तक हम प्रेम को देखेंगे नहीं और जब तक हम प्रेम को स्केल से मापेंगे नहीं तब तक हम यह नहीं कह सकते कि प्रेम की लंबाई इतनी है। आइए दोस्तों हम आगे जानते हैं मापन की परिभाषा। मापन की परिभाषा क्या होती है? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मापन की परिभाषाओं को जानते हैं। सबसे पहली परिभाषा है दिया है एस स्टीवेंस ने। किसने दिया है? एस स्टीवेंस ने दिया है। क्या दिया है? मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन क्या है? किसी स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन क्या है? स्वीकृत नियमों के अनुसार किसी वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यही बात हमने जाना था इससे पहले भी कि यदि कोई व्यक्ति है, जब तक हम उसका मापन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे वह उस क्षेत्र में कैसा है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। और मापेंगे कैसे? एक नियम के अनुसार। जैसे हम भौतिक विज्ञान में यदि हम कोई चीज़ मापते हैं तो उसके लिए भी एक नियम होते हैं। जैसे उसके लिए पद्धतियां बनाई गई हैं। MKS पद्धति हो गई, CGS पद्धति हो गई। उसी प्रकार गणित में हो गया तो गणित में हो गया किसी चीज़ को किस में मापना है, मीटर में मापना है, सेंटीमीटर में मापना है। तो सबके लिए एक नियम बने हैं। तो यही हो गया स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना। दूसरा है मापन। दूसरी परिभाषा किसने दी है? मैरिसन ने दी है। दूसरी परिभाषा मैरिसन ने दी है। मैरिसन ने क्या परिभाषा दी है? मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक
छात्र की किसी विशेषताओं को संख्यात्मक रूप प्रदान करता है। दोस्तों, यह भी वही बात है कि जैसे एक विद्यालय है और विद्यालय में एक बच्चा हिंदी का है। हिंदी में जब तक शिक्षक उस छात्र का टेस्ट नहीं लेगा, उसका मूल्यांकन नहीं करेगा, कुछ प्रश्न नहीं करेगा, तब तक वह नहीं जान पाएगा कि वह बच्चा उस विषय में कैसा है। यदि वह शिक्षक मापन करता है और उसे संख्यात्मक रूप में नंबर देता है, वही हो जाता है मापन। अगली परिभाषा है रिचर्ड एल लिंडेमैन की। रिचर्ड एल एच लिंडेमैन की। इन्होंने क्या परिभाषा दी है? मापन को किसी मान्य नियमों के अनुरूप व्यक्तियों तथा वस्तुओं को किसी समुच्चय के प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। मापन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? वही मान्य नियम होंगे। मान्य नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को या किसी छात्र को विद्यालय में या किसी भी क्षेत्र में ले लें, लंबाई, चौड़ाई, दौड़ के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में इत्यादि सभी क्षेत्रों में यदि जब उसको अंक प्रदान किए जाएंगे, जैसे क्रिकेट ही है, क्रिकेट में जो व्यक्ति जैसा खेलता है उसको वैसे अंक मिलते हैं। जो अंक प्रदान किए जाते हैं वही उसका मापन कहलाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह मापन समझ में आया होगा। अब आगे जानते हैं मापन के तत्व अथवा अंग क्या हैं। दोस्तों, जैसे यदि हमें खाना बनाना हो, क्या करना हो? खाना बनाना हो, तो खाना बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं? आपके पास एक स्टोव अथवा गैस होना चाहिए, और गैस के अलावा खाना बनाने के लिए अनाज होने चाहिए, उसके बाद एक बर्तन होना चाहिए। इतनी चीज़ों की विशेष आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार मापन के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, यह भी उसी का दिया हुआ है कि मापन के तत्व अथवा अंग क्या हैं। जैसे खाना बनाने के लिए इतने वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही मापन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ये जानते हैं। मापन के तत्व अथवा अंग के अंतर्गत वे सभी चीज़ें आती हैं जिनके सहयोग से मापन की क्रिया संपन्न होती है। कैसे संपन्न होती है? मापन की क्रिया संपन्न होती है। कैसे, आइए जानते हैं। मापन के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, या ये अंग हम कहें कि यदि ये अंग न रहें, यदि एक अंग गायब कर दिया जाए तो मापन करना असंभव हो जाएगा। सबसे पहला मापन का अंग क्या है जिसका मापन करना है? निश्चित विशेषता, उपकरण एवं विधि और मापनकर्ता। सबसे पहले जिसका मापन करना है वह व्यक्ति होना चाहिए, और उसकी विशेषता भी जो मापन करता है उसको पता होनी चाहिए। और वह मापनकर्ता उसकी विशेषता कैसे पता करेगा? उपकरण या किसी विधि द्वारा। यही है मापन के अंग। मापन के अंग में क्या क्या थे जिसका मापन करना है? एक व्यक्ति वो रहेगा जिसका हम मापन करेंगे। निश्चित विशेषता, उपकरण एवं विधि और मापनकर्ता। मापनकर्ता उपकरण एवं विधि का प्रयोग करके उस व्यक्ति जिसका मापन करना है उसकी निश्चित विशेषताओं का पता लगाएगा और अंक प्रदान करेगा। वही हो गया हमारा शैक्षिक मापन। शिक्षा के क्षेत्र में करेगा तो शैक्षिक मापन, जिस क्षेत्र में करेगा तो उस क्षेत्र का मापन कहलाएगा। मापन तो मापन है। आइए दोस्तों, अब हम आगे जानते हैं मापन के चर। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मापन के चर बहुत जगह एससीईआरटी की किताब में नहीं दिया है से के चर कितने होते हैं। तो आइए जानते हैं मापन के चर कितने होते हैं। मापन के मुख्य रूप से दो चर होते हैं। पहला है गुणात्मक चर और दूसरा है मात्रात्मक चर। पहला कौन सा है? गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। मापन के दो चर हैं, गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर क्या होता है, मात्रात्मक चर क्या होता है, अब हम आगे जानेंगे गुणात्मक चर के बारे में। सबसे पहले तो गुणात्मक चर क्या होता है? गुणों के आधार पर, अर्थात गुणों के आधार पर मापन को जो परिभाषित करता है वही गुणात्मक चर कहलाता है। गुणों के आधार पर जो परिभाषित करे, अर्थात
उसमें गुण जरूरी हैं। गुण क्या होते हैं व्यक्ति के अंदर? कि व्यक्ति ईमानदार है, व्यक्ति बेईमान है, व्यक्ति धनी है, व्यक्ति अमीर है, व्यक्ति कोई मेडिकल फील्ड में है, कोई लॉ फील्ड में है। लिंग के आधार पर कैसे? लिंग में कोई पुरुष है, कोई मेल है, कोई फीमेल है। लंबाई के आधार पर कोई बड़ा है, कोई छोटा है। धर्म के आधार पर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। रंग के आधार पर कोई काला है, कोई गोरा है। यह हैं व्यक्ति के अंदर के गुण। गुणात्मक चर क्या होते हैं? गुणों के आधार पर जिन चरों का मापन किया जाता है वही गुणात्मक चर कहलाते हैं। जैसे विषयवार में क्या दिया है? गणित, विज्ञान, कला। जैसे गणित के क्षेत्र में हम अध्ययन करेंगे तो गणित होगा, विज्ञान ये भी गुणात्मक चर है, कला ये भी गुणात्मक चर है, लिंग के आधार पर यह भी गुणात्मक चर है। इसमें हम सिर्फ ये जानेंगे कि कौन कौन से गुणात्मक चर होते हैं। जब हम मात्रात्मक चर पढ़ लेंगे तब हमें गुणात्मक चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम जानते हैं मात्रात्मक चरों के बारे में। मात्रात्मक चर क्या हैं? मात्रात्मक चर अर्थात गुणों की मात्रा को जिसमें व्यक्त किया जाता है। अभी हमने गुणात्मक चर पढ़ा और गुणों की मात्रा को जिसमें व्यक्त किया जाता है वही होते हैं मात्रात्मक चर। गुणों की मात्रा को जिसमें व्यक्त करेंगे हम वही क्या होगा? मात्रात्मक चर होगा। कैसे? तो इसमें हमने जाना था लंबाई का आधार। लंबाई का आधार हमने जाना था ना कि लंबाई यदि सिर्फ कहेगा तो वह गुणात्मक चर हो गया कि वह व्यक्ति बहुत लंबा है, वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है, वह व्यक्ति बहुत बेईमान है। ये सब क्या हैं? व्यक्तियों के गुण हैं। तो लंबाई के आधार पर गुणात्मक चर हमने देखा था लंबाई। तो लंबाई के आधार पर क्या है? मात्रात्मक चर में गुणों की मात्रा को जिसमें व्यक्त किया जाता है। तो गुण क्या हो गए? गुण हो गई हमारी लंबाई, और लंबाई को हमने एक संख्यात्मक मान में व्यक्त कर दिया 4 फुट 5 इंच में। क्या हुआ? आइए दोनों में समझते हैं। इसमें दिया है मात्रात्मक चर में गुणों की मात्रा को जिसमें व्यक्त किया जाता है वही होता है मात्रात्मक चर। मात्रात्मक चर जैसे लंबाई को 4 फुट 5 इंच में व्यक्त किया है, अर्थात लंबाई जो है गुणात्मक चर है। और यदि हम उसको कोई संख्या प्रदान कर दें कि वह व्यक्ति कितना लंबा है, गणितीय मान दे दें, तो वह हो जाएगा मात्रात्मक चर। जैसे इसमें हमने देखे थे कि गणित, विज्ञान, कला, गणित, विज्ञान, कला ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं या अन्य भी सब्जेक्ट हैं ये सब हैं गुणात्मक चर। लेकिन यदि इन्हीं में गणित में किसी को 10 अंक मिले, किसी को 50 अंक मिले, विज्ञान में 10 अंक मिले, कला में 25 अंक मिले, यदि इसको अंक हम प्रदान कर दें तो वही हो जाएगा कि गुणों की मात्रा बता दिया। गणित, विज्ञान, कला तो क्या है? गुण हैं। यदि उसी को हम नंबर दे दें कि वह व्यक्ति गणित में ऐसा है, विज्ञान में ऐसा है, कला में ऐसा है, तो हम उसकी मात्रा को बता रहे हैं, तो वही है मात्रात्मक चर। क्योंकि मात्रात्मक चर की यही परिभाषा थी कि गुणों की मात्रा को जिसमें व्यक्त किया जाएगा वही होगा मात्रात्मक चर। जैसे विशिष्ट व सामान्य के 5 व 3 अंक मिलते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति विशिष्ट है तो उसको अधिक अंक मिलेगा, सामान्य है तो कम अंक मिलेगा। जैसे इसमें दिया है आय, बुद्धिलब्धि और प्राप्तांक। प्राप्तांक के बारे में तो हमने जाना है कि गणित में इतने अंक मिलेंगे। गणित, विज्ञान और कला सिर्फ विषय की बात करेंगे तो ये गुण होगा। अगर उसको हम संख्यात्मक रूप प्रदान कर देंगे कि गणित में उसने इतना अंक प्राप्त किया, विज्ञान में इतना अंक प्राप्त किया, कला में इतना अंक प्राप्त किया, तो वही हो जाएगा हमारा मात्रात्मक चर। आय क्या है कि यदि हम कह दें कि आय का गुणात्मक चर क्या होगा, तो आय का गुणात्मक चर होगा कि वह व्यक्ति बहुत धनी है, वह व्यक्ति बहुत गरीब है। धनी और अमीर, गरीब और अमीर क्या हो गए? उसके उस व्यक्ति के गुण हो गए। और कितना धनी है, यदि हम उसको अंक प्रदान कर दें कि उसके पास इतना रुपया है तो वह धनी है।
तो वह क्या हो जाएगा, गुणों की मात्रा जो बता दिया वह हो गया मात्रात्मक चर। उसी प्रकार हो गया बुद्धिलब्धि। बुद्धि क्या है, गुणात्मक चर है। बुद्धिलब्धि क्या है, मात्रात्मक चर है। बुद्धि को हम गुणात्मक चर में रखते हैं, लेकिन बुद्धि लब्धि को मात्रात्मक चर में इसलिए रखते हैं क्योंकि बुद्धि लब्धि को मापा जाता है और बुद्धि लब्धि को एक गणितीय अंक प्रदान किया जाता है कि 90 से 110 होगा तो सामान्य होगा, 30 से 40 होगा तो मूढ़ होगा, 130 से ऊपर होगा तो कुशाग्र बुद्धि का होगा। तो सिर्फ हम बुद्धि को अगर कहें कि बुद्धि को आप अंक प्रदान करें तो आप नहीं प्रदान कर सकते, इसलिए वो क्या हुआ, गुणात्मक चर। यदि हम बुद्धि लब्धि को कहें कि आप कोई संख्यात्मक अंक प्रदान करें तो व्यक्ति से प्रश्न पूछ के या उसकी मानसिक आयु, शारीरिक आयु जान के आप उसकी बुद्धि लब्धि प्राप्त कर सकते हैं गणितीय अंकों में। दोस्तों आगे जानते हैं, मात्रात्मक चर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने जाना था मापन के दो चर होते हैं, गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। और मात्रात्मक चर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है सतत चर अर्थात कंटिन्यू, और दूसरा है असतत चर अर्थात डिसकंटिन्यू। सतत चर क्या होते हैं, असतत चर क्या होते हैं, आइए अब हम जानते हैं सतत चर और असतत चर के बारे में। सतत चर और असतत चर किसके भाग हैं, तो मात्रात्मक चर के भाग हैं। सतत चर के बारे में सबसे पहले जानते हैं। सतत चर क्या होते हैं, वे चर जिनके किन्हीं दो मानों के लिए बीच का प्रत्येक मान धारण करना संभव होता है। क्या है, वे चर जिनके किन्हीं दो मानों के लिए बीच का प्रत्येक मान धारण करना संभव होता है, वो क्या कहलाते हैं, सतत चर कहलाते हैं। जैसे सतत का मतलब हो गया एकदम कंटिन्यू चलना, बीच में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि जैसे एक के बाद आ गया 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, इसी तरह डॉट 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 1.9, उसके बाद आएगा 1.9 के बाद 2। यही है सतत। सतत अर्थात कंटिन्यू, बीच में कहीं से नहीं रुकना चाहिए, यही है सतत। यही दिया है कि वे चर जिनके किन्हीं दो मानों के लिए बीच का प्रत्येक मान धारण करना संभव होता है। तो बीच का मान धारण किया है, ये भी धारण किया है, तो यह क्या हो गया, सतत चर हो गया। जैसे भार 80.2 किलोग्राम या 60.4 किलोग्राम, लंबाई 2.4 मीटर या 8.2 मीटर। पूर्णांक है जो यह सतत चर नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में या तो पूर्णांक 50 अंक का होता है, या तो 100 अंक का होता है, या तो 500 अंक का होता है। ये नहीं, आपने कहीं ये नहीं देखा होगा कि पूर्णांक 50.5 अंक का हो, ऐसा कहीं आपने देखा है, नहीं देखा होगा। तो पूर्णांक सतत चर नहीं है, क्योंकि यह प्रत्येक मान के लिए धारण नहीं करता है। अब जानते हैं असतत चर के बारे में। असतत चर क्या होता है, असतत चर को एक और नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं, तो उसे खंडित चर भी कहते हैं। असतत चर को क्या कहते हैं, खंडित चर कहते हैं। असतत चर क्या होता है कि वे चर जिनके किन्हीं दो मानों के लिए, वे चर जिनके किन्हीं दो मानों के लिए बीच का प्रत्येक मान धारण करना संभव न हो, अर्थात वे कंटिन्यू न हो, वे अपने रियल नंबर में हों। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण में क्या दिया है, उदाहरण में दिया है परिवार के 10 सदस्य, कक्षा में 50 विद्यार्थी, पूर्णांक, कमरे की 2 संख्या। परिवार के 10 सदस्य, ये आखिर में हमारा असतत चर क्यों है, ये हमारा असतत चर क्यों है, क्योंकि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि परिवार के 10.5 सदस्य, 12.5 सदस्य, 15.5 सदस्य, 8.5 सदस्य। जब भी ये होगा तो यह पूर्णांक में होगा, जबकि भार इसमें भी होगा, पूर्णांक में भी हो सकता है और इस सतत चर में भी हो सकता है। कक्षा के 50 विद्यार्थी, आप ये नहीं कह सकते कि कक्षा में 50.5 विद्यार्थी हैं,
लेकिन यदि हम सतत चर में देखें तो लंबाई 2.4 मीटर है, 2 मीटर भी हो सकती है। और इसमें पूर्णांक आता है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि पूर्णांक क्या है, असतत चर है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा अंक दिया जाता है। जैसे कमरों की संख्या 2 है, क्या है, कमरों की संख्या 2 है। यदि 2 कमरे हैं तो हम उसको ढाई कमरे नहीं कह सकते। यह थे हमारे सतत चर और असतत चर। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यह सीरीज इसी प्रकार से चलती रहेगी। इसी के साथ जय